टेस्ट रिग की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ये तो देख पा रहे थे कि BA-38 की पूरी जर्नी के दौरान फ्यूल का फ्लो कैसा था। ये देखना तो आसान था, लेकिन फ्लाइट में जो हुआ वैसा कुछ दोबारा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या दिक्कत हुई ये पता लगाना जरूरी था, ताकि किसी और 777 के साथ ऐसा हादसा न हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट को 2 साल तक बार बार रिपीट किया गया, तब जाकर कामयाबी मिली। जैसे ही फ्लाइट नॉर्दर्न एशिया से निकली, उसके इंजन्स की फ्यूल डिमांड काफी कम हो गई और ऐसे हालात में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की बजाय आइस फ्यूल सिस्टम में ही इकट्ठी होती गई और किसी कारण वो टुकड़े एक दूसरे से चिपकते गए और आइस के बड़े बड़े टुकड़े बनते गए। आइस इतनी चिपचिपी हो गई थी कि हर चीज से चिपकी जा रही थी और फिर जब आइस के टुकड़े एक दूसरे से चिपकने के बाद बड़े होते गए तो वो सिस्टम में घुस गए। और जब वो हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और इंजन्स में फ्यूल भेजा गया तो उसमें ये बड़े बड़े आइस के टुकड़े भी आ गए जो फिल्टर से जाकर टकराए। फिल्टर आइस को पिघला नहीं पा रहा था, लिहाजा वो ब्लॉक हो गया। देखिए, जैसे ही फिल्टर को खोला जा रहा है, बहुत सारे आइस के क्रिस्टल्स फिल्टर के बाहर चिपक रहे हैं, जिससे कि फिल्टर ब्लॉक हो सकता है और फिर इंजन बंद हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक साइबेरिया के कोल्ड टेम्परेचर की वजह से आइस स्टिकी नहीं हुई थी, बल्कि फ्यूल पाइप्स में ही पैदा होने वाली कंडीशंस की वजह से हुई थी। ऐसी कंडीशंस बहुत कम होती हैं। इसके लिए एक खास टाइम पर एक खास टेम्परेचर होना चाहिए। उस टाइम फ्यूल का फ्लो भी हो, तब जाकर ऐसा कुछ होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये 25 मिलीलीटर पानी फ्यूल सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, जिससे इंजन बंद हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। हालांकि हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के फिर से होने की संभावना ना के बराबर थी, फिर भी रोल्स रॉयस ने फिल्टर का डिजाइन बदल दिया। पुराने डिजाइन में इन छेदों में आइस जा सकती थी, इसलिए उन्होंने फिल्टर को सामने से फ्लैट कर दिया ताकि आइस सीधे गरम गरम मेटल से टकराए और पिघल जाए। ये खराबी फ्लाइट के उड़ान भरने के कई घंटे बाद आई थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। सबको पता था कि ऐसे हादसे में पहले से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि एक बड़े एयरक्राफ्ट में ऐसी दिक्कत आ सकती है। हजारों प्लेन्स में लगे एयरक्राफ्ट के ये डिजाइन सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनमें भी कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और दिक्कत तो ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स में भी आ सकती है। 2013 में 2 ड्रीम लाइनर्स की स्मोकिंग बैटरीज की वजह से दुनिया के इस सबसे मॉडर्न प्लेन में आग लग गई थी। 2004 में फ्यूल के दाम बढ़े और फ्लाइट से जाने वाले पैसेंजर्स भी बढ़ने लगे, तो बोइंग ने अपना ड्रीम लाइनर लॉन्च किया, जो कि नए जमाने का एयरक्राफ्ट था। बोइंग एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो हल्का हो और कम फ्यूल खर्च करे। एयरलाइन को 1/3 खर्चा फ्यूल पर ही करना पड़ता है, इसलिए अगर एयरक्राफ्ट कम फ्यूल खर्च करेगा तो ही एयरलाइंस अपने किराए कम कर पाएगी। इस एयरक्राफ्ट के तैयार होने में 7 साल और $32 बिलियन खर्च हुए। 787 ड्रीमलाइनर टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन। कहा जाने लगा कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से अच्छा एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता। ये ज्यादा लोगों को ज्यादा जगहों पर ले जा सकता था और इसमें पुराने एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले 20% फ्यूल कम खर्च होता था। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेन का वजन कम था, यानी इसमें और ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते थे। और इसकी एक बड़ी ताकत थी इसकी बैटरी पावर। इलेक्ट्रिक पावर न्यूमैटिक पावर के मुकाबले एक बेहतर तकनीक थी, जिससे नई जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की ताकत और बढ़ी। इनमें लिथियम आयन बैटरीज भी लगी हुई थी और ये बोइंग के डिजाइन का एक अहम हिस्सा था। लिथियम आयन बैटरीज वो होती हैं जो सेल फोन्स और लैपटॉप्स में लगी होती हैं। ऐसी 2 बैटरीज इसमें लगी थीं, एक विंग्स के पीछे और दूसरी कॉकपिट के नीचे, और इनका वजन ट्रेडिशनल बैटरी से आधा था, यानी इनसे प्लेन का वजन और कम हो गया।
इन बैटरीज की वजह से बोइंग इलेक्ट्रिसिटी पर और ज्यादा सिस्टम चला सकते थे। एक ड्रीमलाइनर की बैटरी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे एक पूरे मोहल्ले की लाइट्स जल जाएं। सोलह जनवरी 2013 जापान। एक ड्रीमलाइनर टोक्यो जा रहा था। कंपनी के पास ऐसे और 49 विमान थे। फ्लाइट के दौरान पायलट्स को कॉकपिट में एक तेज स्मेल आई। इंस्ट्रूमेंट से पता चला कि ये सिस्टम्स की एरर है। किसी हादसे से बचने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की। वो लिथियम आयन बैटरीज जिनसे प्लेन को पावर मिलती है, वो ग्राउंड पर आते ही ज्यादा गर्म हो गई। जब एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है तो कई लोगों की जान चली जाती है। धुआं भरने से दम घुटने लगता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट तक नहीं लगी, वरना ऐसे हादसे में बचना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ था। एक हफ्ता पहले ही एक नए ड्रीमलाइनर ने जब बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो 20 मिनट बाद उसके क्लीनर को प्लेन के पीछे की तरफ लगी मशीन में से स्मेल आई। फिर एक मैकेनिक ने देखा कि वहां आग लगी हुई है। एक बार फिर लिथियम आयन बैटरीज की वजह से प्लेन में आग लगी। साफ था कि इन बैटरीज में कोई ना कोई दिक्कत तो है। जनवरी 2013 में बॉस्टन में JAL पर जो घटना हुई थी, हमने उसकी जांच की क्योंकि हमें उसकी परवाह थी। फायर सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम ये जानना चाहते थे कि बैटरी में आग आखिर लगी तो लगी कैसे। हवा में 30,000 फीट पर प्लेन में आग लगना जानलेवा होता है। जब हमने 787 के डिजाइन की टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि 1 करोड़ घंटे तक उड़ने के बाद शायद लिथियम आयन बैटरीज में से धुआं उठ सकता है। और इस साल 2 हफ्ते में ही ऐसे 2 हादसे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स पे हो चुके थे। लिथियम आयन बैटरीज को इतना बड़ा खतरा माना गया कि उसी दिन से 50 ड्रीमलाइनर्स को बंद कर दिया गया। लॉन्च के 15 महीने बाद ही ये बंद हो गए। इस वजह से बोइंग को हर हफ्ते $43 मिलियन का नुकसान हो रहा था। किसी भी तरह के एयरप्लेन्स को बंद करने से काफी नुकसान होता है, चाहे वो नए हो या पुराने, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स जुड़े होते हैं, अथॉरिटीज जुड़ी होती हैं, एयरलाइंस जुड़ी होती हैं, पैसेंजर्स जुड़े होते हैं। ऐसा फैसला आसानी से नहीं लिया जाता। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरीज में आग नहीं लगती, लेकिन हमारे रोज काम आने वाले मोबाइल और लैपटॉप में भी ऐसा हो जाता है। किस्मत अच्छी थी कि इस लैपटॉप में जब आग लगी तब ये LAX में टर्मिनल पर था, फ्लाइट में नहीं। और ड्रीमलाइनर की बैटरी इन लैपटॉप की बैटरी से 85 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। बोइंग का कहना है कि उनकी लिथियम आयन बैटरीज लैपटॉप की बैटरी से काफी अलग है और इन्हें अच्छे से टेस्ट किया गया है। ये काफी मजबूत हैं और इनके खराब होने से प्लेन को कोई खतरा नहीं होगा। जब एक लिथियम आयन बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें थर्मल रन अवे नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। बैटरी जितनी ज्यादा गर्म होती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करती जाएगी और अगर इसमें से हीट नहीं निकलती तो बैटरी इस तरह से बढ़ जाती है। ड्रीमलाइनर के साथ हुए हादसों से FAA को लगा कि प्लेन में लगी बैटरीज में आग लगने का खतरा है, इसलिए उन्होंने सारे ड्रीमलाइनर्स पर रोक लगा दी। मैसाचुसेट्स के वूस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ड्रीमलाइनर की हर बैटरी कार की बैटरी से बड़ी होती है। जो बैटरी ये यहां इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 60 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। यह जानने के लिए कि बैटरी में आग लगने पर क्या होता है, साइंटिस्ट ने 5 में से 1 सेल में आग लगाई है और अब ये देखेंगे कि इससे बैटरी पर क्या असर होता है। बैटरीज को एक सुरक्षित कंटेनर में रखकर एक सेल में आग लगा दी गई है। जैसे ही सेल का टेम्परेचर बढ़ा, इससे थर्मल रनअवे शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड्स में इससे इतनी हीट पैदा हुई कि बाकी चारों में भी आग लग गई। सेल में अब भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी और वो और गर्म होता जा रहा था।
फिर अचानक बैटरी फट गई और ऐसा लगा जैसे लैब में कोई बम फट गया हो। इससे FAA को लगा कि ड्रीमलाइनर में भी ऐसा हो सकता है। इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें आग लग सकती है और उनसे जहरीली फ्यूम्स निकल सकती हैं। 12 हफ्ते तक टेस्ट करने के बाद बोइंग ने ऐलान किया, हो सकता है कि हमें कभी इसकी कोई वजह पता ना लगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी हादसे की एक भी वजह ना पता लगी हो, इसलिए जो भी दिक्कतें हो सकती हैं हम उन्हें दूर करेंगे। लेकिन बोइंग ने लिथियम आयन को बंद नहीं किया। FAA की सुपरविजन में उन्होंने प्लेन में एक बेहतर डिजाइन की बैटरी लगाई जिससे थर्मल रनअवे से बचा जा सके और बैटरी यूनिट के लिए एक और बॉक्स डिजाइन किया गया। बोइंग का कहना है कि इससे आग लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि यह सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देगा और अगर आग लग भी गई तो यह स्मोक और फ्लेम्स को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देगा। 27 अप्रैल 2013 से ड्रीमलाइनर्स फिर से उड़ने लगे नई लिथियम बैटरीज के साथ। अनुमान है कि अपने प्लेन्स को बंद करके बोइंग को $600 मिलियन का नुकसान हुआ। ड्रीमलाइनर को बनाने वाले इंजीनियर्स को पता था कि लिथियम आयन बैटरी एक रिस्की टेक्नोलॉजी है। बोइंग ने खुद ये बात मानी थी कि इस बैटरी में होने वाला रनअवे थर्मल इवेंट जानलेवा हो सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ये कहा था कि इस बैटरी में इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो फिर बोइंग को नए एयरक्राफ्ट पर यह बैटरीज लगाने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या इससे हमें यह नहीं पता चलता कि मॉडर्न एयरलाइनर्स कैसे काम करते हैं? जब किसी एयरलाइनर्स को सेफ सर्टिफाई कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को टेस्ट करने की इजाजत दे देती है और जब टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनकी सर्टिफिकेशन पर साइन करती है। तो एक तरह से वो सब कुछ खुद करते हैं। मैन्युफैक्चरर या असेंबलर ही ये बताता है कि वो कैसे साबित करेगा कि उसकी एयरलाइन सेफ है और जब वो ये कर लेते हैं तो FAA सर्टिफिकेशन साइन कर देता है। FAA उन पर यह दबाव डालता है कि वो ये टेस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ही करवाएं जिनकी तकनीकी क्षमता काफी अच्छी है और FAA इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखता है और टेस्ट के डेटा की जांच खुद करता है। FAA और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स पिछले कई दशकों से एविएशन इंडस्ट्री को इसी तरह चला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इसमें काफी बदलाव आए हैं। अब हम जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं उनको बना तरीका बहुत ही अलग है। वैसे बिल्कुल नहीं जैसे हम पहले बनाया करते थे। पहले तो डगलस एयरक्राफ्ट के प्लांट A से Z में ही ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। और एक मॉडर्न ड्रीमलाइनर के विंग फ्लैप्स ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं, अगला हिस्सा अमेरिका से आता है, फ्यूजेलाज इटली में तैयार होता है, लैंडिंग गियर UK में बनाया जाता है और कैबिन लाइट्स जर्मन में बनती हैं। एक ड्रीमलाइनर में 20 लाख से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं जिन्हें दुनिया भर के सैकड़ों सप्लायर्स बनाते हैं। इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स होने से क्वालिटी काफी बेहतर हो गई है। हमें शायद कभी पता नहीं चलता कि ड्रीमलाइनर की बैटरी में क्या दिक्कत आई, लेकिन किसी बड़े हादसे से पहले ही इसका पता चल गया और बोइंग ने उसे ठीक भी कर दिया। 2007 में एयरबस ने अपना खुद का प्लेन लॉन्च किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट था, A380। इस सुपर जंबो में 853 पैसेंजर्स आ सकते हैं, यानी किसी दूसरे प्लेन से 40% ज्यादा, जिससे यह किसी भी दूसरे एयरलाइनर से सस्ता हो गया। पहले 3 साल तो इसकी खूब तारीफ हुई, लेकिन फिर मार्च 2010 में इस पर सवाल। Oh my God! प्लेन में आग लग गई। व्हील्स में आग लग गई है। Oh my God! ये क्या हो रहा है? प्लेन रनवे पर आकर रुक गया। यह साफ पता चल रहा था कि एयरक्राफ्ट के 22 में से 2 टायर्स लैंडिंग करते ही फट गए। टायर फटने से कई पैसेंजर काफी घबरा जाते हैं। ऐसे हालात में पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर सकते हैं। मॉडर्न जेट एयरलाइंस में कई टायर्स होते हैं ताकि अगर कुछ खराब भी हो जाए तो सेफली लैंड किया जा सकता है। उसे जल्दी से ठीक करके प्लेन फिर से उड़ गया, लेकिन इसके 7 महीने बाद इसी रूट से आ रहा एक सुपर जंबो बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया।
नवंबर 2010। इस बार क्वांटस फ्लाइट 32 सिंगापुर से अभी उड़ी ही थी। कैप्टन रिचर्ड डी क्रेपनी सिडनी एयरपोर्ट जा रहे थे। ये किसी आम फ्लाइट की तरह ही थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उड़ने के 4 मिनट बाद ही कैबिन में एक जोर की आवाज आई। हम बटन आइलैंड के ऊपर से जा रहे थे और 7400 फीट की ऊंचाई पर थे, जब 2 बार जोर से आवाज आई, ऐसे बूम बूम। पता नहीं कैसे, मगर A380 के 4 इंजन में से एक फट गया था। बहुत जोर से झटका लगा, जैसे कार को एकदम से रोकने पर लगता है। उस वक्त मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर 30 सेकंड के बाद ऐसा ही झटका फिर से लगा और फिर प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। एक पैसेंजर ने देखा कि विंग में होल हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे दूसरे इंजन में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है। हमने हालात को संभाल लिया है और एयरक्राफ्ट अभी सुरक्षित है, लेकिन हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। थोड़ा सा फ्यूल निकाल कर प्लेन को हल्का करेंगे और साथ ही कुछ चीजों को चेक भी करना है। मुझे विंग से होल नजर आ रहा था और इंजन से निकलता हुआ धुआं भी नजर आ रहा था। कैप्टन डी क्रेपनी को अभी ये नहीं पता कि यह धमाका क्यों हुआ है, लेकिन उन्हें यह पता है कि वो मुसीबत में है। प्लेन उन्हें ये वार्न दे रहा है कि उसके हर बड़े सिस्टम में दिक्कत आ गई है। हर चीज में दिक्कत आ गई थी, इंजन और फिर फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, लैंडिंग गियर्स, ब्रेक्स और ऑटो थ्रस्ट। एयरप्लेन का सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा था। जिन इमरजेंसी कंडीशंस को उन्हें एक साथ दिखाना था, वो उन्हें नहीं दिखा पा रहा था और इस वजह से पायलट को लगा कि प्लेन के सारे सिस्टम्स खराब हो गए हैं, जबकि ऐसा था। कैप्टन डी क्रेपनी ने प्लेन को वापस सिंगापुर की तरफ ले लिया। उन्हें पता नहीं था कि इंजन के फेल होने से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि एयरप्लेन को काफी नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि एयरप्लेन को लैंड कराने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी था कि फ्यूल निकाला जाए, लेकिन फ्यूल सिस्टम तो खराब हो गए थे, यानी वो फ्यूल नहीं निकाल सकते थे। अब उन्हें 50 टन ज्यादा वजन के साथ ही लैंड करना था और लैंडिंग के बाद जिस सिस्टम से प्लेन रुकता है वो भी खराब हो गया था। उनके पास फुल फ्लैप्स नहीं थे, फुल ब्रेक्स नहीं थे, उनके पास फुल रिवर्स थ्रस्ट नहीं था और साथ ही कुछ विंग स्पॉयलर्स भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उस वक्त उनके लिए ये बहुत जरूरी था कि वो प्लेन को रनवे पर काफी दूर लैंड करवाएं। आमतौर पर प्लेन का कंप्यूटर ही ये बताता है कि उन्हें कितना रनवे चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इस तरह के हादसों के बाद लैंडिंग के लिए कितने रनवे की जरूरत पड़ सकती है। इतने नुकसान के बाद प्लेन के ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया था। को पायलट ने अंदाजा लगाया कि एक 4400 यार्ड के बड़े से रनवे पर दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर जेट को थोड़ी सी जगह और मिल सकती है, यानी सिर्फ 100 गज। मेरा पूरा ध्यान रनवे पर था कि किस तरह मुझे रनवे पर जाना है और फिर मुझे स्पीड एक जैसी रखनी थी। जैसे ही A380 ने सिंगापुर में लैंड किया, पैसेंजर्स प्रार्थना करने लगे। मैं इससे ज्यादा जिंदगी में कभी नहीं डरी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन की रफ्तार अपनी सही रफ्तार से 35 नॉट्स ज्यादा थी। ब्रेकिंग सिस्टम काफी ज्यादा गर्म हो गया था। एक इंजन बंद नहीं हो रहा था और बहुत ज्यादा फ्यूल लीक होने से आग लगने का डर था। 200 मीटर पहले ही मैंने ब्रेक छोड़ दी थी ताकि 100 मीटर पहले ही प्लेन घिसटना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं चाहता था कि फायर क्रूज जल्द से जल्द आ जाएं। फायर क्रूज ने एयरक्राफ्ट पर फौरन आग बुझाने वाली फोम डाल दी। मुझे याद है कि एक बड़ा सा होल देखा था जो काफी ब्लैक लग रहा था और आप एक्चुअली अंदर देख सकते थे इंजन के, जिसका कवर बुरी तरह टूट चुका था। आज भी जब हम उस हादसे के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हम कितने लकी थे कि हम बच गए, वरना उस दिन तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस इंजन की जांच शुरू की जिसे एयरबस ने रोल्स रॉयस से बनवाया था, और उन्हें जो पता चला उससे उनके होश उड़ गए।
किसी वजह से इंजन के पीछे लगी टरबाइन डिस्क फट गई थी और उससे 3 ऐसे टुकड़े बन गए थे जो बम की तरह फट सकते थे। एक टुकड़ा विंग में फट गया जिससे 2 फ्यूल टैंक टूट गए और दूसरा विंग के आगे के हिस्से में चला गया और तीसरा प्लेन के नीचे की तरफ जाकर फट गया जिससे एयरक्राफ्ट की वायरिंग और कंप्यूटर सिस्टम्स खराब हो गए। किस्मत अच्छी रही कि मेटल के टुकड़े पैसेंजर कैबिन तक नहीं आ पाए। क्वांटस 32 के इंजन से निकले वो 3 बम जैसे टुकड़े पैसेंजर कैबिन तक नहीं आ पाए। इसे उनके लिए अच्छी किस्मत ही कहा जा सकता है, और क्या कह सकते हैं। विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए मशहूर है। यहाँ के एविएशन इंजीनियर्स आपको दिखा सकते हैं कि एक टरबाइन डिस्क की एक शार्ट फटने से कितना नुकसान हो सकता है। इस वुडन ब्लॉक के नीचे हमने ये कंपोजिट डिस्क रखी है जो A380 के पैसेंजर कैबिन जैसी है, और यहाँ हमने बहुत ही शार्प नाइफ रखा हुआ है जो उन टुकड़ों के जितना ही शार्प है जो इंजन से निकले थे। यहाँ 100 पाउंड के वजन से एक्सप्लोजन जैसा फोर्स लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लैब में हम वैसी पावर पैदा नहीं कर सकते। टरबाइन फेल होने पर जो एनर्जी निकलती है वो यहाँ की एनर्जी से 100 गुना ज्यादा है। 3, 2, 1, go! प्लेन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका वजन कम से कम हो। अगर कोई मेटल की चीज उनसे जोर से टकराए तो वो सहन नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए वो फोर्स जो अब हमने लगाया उसका 100 गुना था वहां, उतना जितना एक बुलेट की स्पीड होती है। और जाहिर है वहां अगर पैसेंजर्स होंगे तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंजन किस वजह से फेल हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स ने बटैम आइलैंड पर गिरे मलबे से इसका सुराग ढूंढने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि प्लेन में ऑयल लीक हुआ था। क्वांटस 32 के मेटल का कलर जिस तरह से उड़ा उससे साफ था कि उन्हें ऑयल सप्लाई सिस्टम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें जल्द पता चल गया कि ऑयल पाइप की वजह से ऐसा हुआ। पाइप में होल ठीक से नहीं किया गया था। होल बीच में होने की बजाय साइड पर था, इसी वजह से वो टूटा। इस पाइप से इंजन के बेरिंग्स में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जाता है, लेकिन इसमें आए क्रैक की वजह से ऑयल इंजन के गर्म हिस्से में चला गया और आग लग गई। इस आग से एक टरबाइन डिस्क को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वो फट गई। रोल्स रॉयस ने फौरन इस दिक्कत को दूर किया और उन सारे 380s के पाइप बदले जिनमें उनके इंजन लगे थे। ऐसा नहीं है कि इस हादसे के बाद ये क्वांटस प्लेन्स बंद हो गए। इन्हें रिपेयर करने में $150 मिलियन का खर्च आया और ये फिर से हवा में उड़ने लगे। तो इंडस्ट्री के 2 सबसे नए एयरक्राफ्ट में बड़ी तकनीकी दिक्कतें आई। इससे साबित होता है कि भले ही आप कितने भी टेस्ट कर लें, कितनी सावधानियां बरत लें, लेकिन तब भी तकनीकी दिक्कत आ सकती है जो खतरनाक भी हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फेल ना हो। हमारी इंडस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी कहना पॉसिबल नहीं है। इसकी 2 वजह होती है। एक तो तकनीक पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते और ये एयरक्राफ्ट कमाई के लिए ही चल रहे हैं, और दूसरा ये कि इसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व होती है। इन सारे हादसों में एक बात कॉमन है कि एक प्लेन जो न जाने कितने सालों से लाखों पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है, उसमें किसी भी समय तकनीकी दिक्कत आ सके। हर एक्सीडेंट से हम ये सीखते हैं कि